हेलो फ्रेंड, सेंसिटिव स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम 10th क्लास की केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्या कार्य है, उसका क्या कौन कौन सा क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो क्षेत्राधिकार कार्य सकते एक ही है। हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय इन उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय या इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब इसकी क्षेत्राधिकार है नहीं, इसकी कार्य क्षेत्राधिकार या इसकी शक्तियां। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है यानी कार्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र शुरुआत का कौन, इसका मुख्य कार्य कौन सा है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में विभाजित किया। इसको प्रारंभिक क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। अब दो भाग कौन सा है? इस दो भागों के अंदर सबसे पहला जो भाग है वो भाग है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ठीक है। और दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा भाग है इसका प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखिए प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंदर क्या होता है, इसका आशय है ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। इन ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, बाकी कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है, ठीक है, वे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। ऐसे कौन कौन से विवाद है, ठीक है, कर सकता है। पहला विवाद है, एक तरफ भारत सरकार है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अब देखिए एक तो भारत सरकार है यानी केंद्र की सरकार, भारत सरकार के सामने कोई राज्य की सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है। इन दोनों के बीच में विवाद हो या दो राज्य उनके आपस में विवाद हो, ऐसे विवादों की सुनवाई हमेशा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरा प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कौन सा है? एक तरफ भारत सरकार है, भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का कोई राज्य तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। देखिए
दूसरा है भारत सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के बीच में कोई विवाद, यानी एक तरफ भारत सरकार है और सामने केंद्र शासित प्रदेश है, आपस में कोई विवाद हो, या फिर एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है और उसके सामने कोई राज्य है, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनके सामने एक राज्य या एक से अधिक राज्य, उनके बीच में विवाद है। तो ऐसे विवादों की सुनवाई भी कहाँ पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। और जो तीसरा विवाद है वो है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक मुद्दे पर संवैधानिक विषयों से संबंधित कोई विवाद है। देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई संवैधानिक विषय पर कोई विवाद है, तो ऐसे विवादों की सुनवाई भी कहाँ पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय। आपको वापस देखना है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, इसके अंदर ऐसे विवादों की सुनवाई की जाती है जिसके अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उनकी सुनवाई करता है, बाकी कोई भी न्यायालय नहीं करता है। इसके अंदर कौन कौन से विवाद है? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, एक तरफ भारत सरकार है और सामने एक राज्य या एक से अधिक राज्य, उनके बीच में विवाद है। दूसरा विवाद है, एक तरफ भारत सरकार है और सामने कौन है? केंद्र शासित प्रदेश का कोई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है कोई, उनके बीच में विवाद है। या फिर केंद्र शासित प्रदेश और उनके सामने एक या एक से अधिक कोई राज्य है, उनके बीच में विवाद। ऐसे विवाद की सुनवाई भी कहाँ पर होगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। फिर तीसरा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषय को लेकर कोई विवाद है, तो उनकी भी सुनवाई कहाँ पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। यह था प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसके अंदर क्या होता है? ऐसे विवाद, यानी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही ऐसे विवादों की सुनवाई करते हैं। कहने का मतलब है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में, लागू करने के संबंध में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर सिर्फ किसकी सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर ऐसे विवाद है और विवाद वो एक ही है, कौन सा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के साथ ही किसको? हाई कोर्ट को भी अधिकार दिए गए, यानी इनको भी अधिकार दिए गए। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सुनवाई कर सकते हैं। कौन से विवाद पर? मौलिक अधिकारों के संबंधित उनको लागू करने के संबंध में। ये कौन सा है? प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे संबंधित कोई विवाद हो उसके लिए सबसे पहले हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में कोई विवाद है, आप हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों के अंदर विभाजित किया गया। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसके अंदर क्या होता है? ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और इसके अंदर भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकार के बीच में क्या हो? विवाद हो। भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश का कोई राज्य तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में संवैधानिक विषय के संबंध में कोई विवाद। फिर देखिए प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में क्या होता है? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई से संबंधित विवाद है तो वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं।
अब इसका दूसरा कार्य है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये पहला हो गया। ये प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य यानी सुप्रीम कोर्ट के कार्य। अब जो इसका दूसरा कार्य है वो दूसरा कार्य है अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है उसका कार्य, कितना क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का जो उन विषय पर वो सुनवाई करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी क्रिकेट के मैदान के अंदर जो अपील होती है वैसे ही अपील कहाँ पर होती है, सुप्रीम कोर्ट यानी नीचे के लिए, जैसे अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, इन सब की अपील कहाँ पर होती है, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे क्रिकेट के मैदान में जो एम्पायर फैसला देता है उसके विरुद्ध आप थर्ड एम्पायर के पास उसकी अपील कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर दे रखा अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत का जो अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय। कहने का मतलब क्या है कि आप लास्ट अपील कहाँ कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अंदर चार प्रकार के, इसको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है संवैधानिक। संवैधानिक देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 132। इसमें यह बताया गया है, क्या बताया कि हाई कोर्ट यानी जैसे मैं आपको यह बता रहा हूं, यह है सुप्रीम कोर्ट, यह है हाई कोर्ट, यह है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, और यह है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दें, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, ये प्रमाणित कर दें कि यह विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे यह विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई कानून का है, तो उसके लिए अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय। यानी ये कौन कह सकता है, हाई कोर्ट। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 132 के अनुसार अगर हाई कोर्ट ऐसा कहता है, हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर देता है कि ये विवाद, कोई विवाद होता है ऐसा, ये संविधान की व्याख्या से संबंधित है, ठीक है, उसके लिए हम कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा देखिए, दूसरा है दीवानी। दीवानी इसका दूसरा भाग है। इसके अंदर क्या होता है, मूल संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई थी, जो हमारा जिस समय लागू किया गया संविधान था उस समय क्या व्यवस्था की गई, मूल संविधान में ये व्यवस्था कर दी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केवल ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है, ऐसे दीवानी विवादों की अपील की
जा सकती हैं, अपील की जा सकती है। जो विवादग्रस्त राशि कितनी हो, जो विवादग्रस्त राशि 20,000 से अधिक, यानी दीवानी मामले में मूल संविधान में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में ऐसे दीवानी मामलों को ही, दीवानी मामले ऐसे हैं जो संपत्ति संबंधित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, दीवानी विवाद वे होते हैं जो संपत्ति संबंधित है। तो संपत्ति संबंधी विवाद में क्या होता था कि ऐसे विवादों की अपील, यानी ऐसे दीवानी विवादों की अपील कहां पर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर 20,000 से अधिक का कोई संपत्ति संबंधी विवाद है। ये मूल संविधान के अंदर व्यवस्था थी। फिर 1973 के अंदर क्या किया, 30वां संविधान संशोधन, 1973 के अंदर 30वां संविधान संशोधन करके, 30वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 133 में, उसमें क्या किया, इस राशि को हटा दिया, यानी 20,000 से अधिक की राशि है ना, उसको हटा दिया। अब जितने भी दीवानी विवाद के मामले हैं, विवाद हैं, उनकी सुनवाई, ठीक है, चाहे 1 रुपए के हैं, चाहे 20,000 के हैं, चाहे 1 लाख के हैं, उन सब की सुनवाई कहाँ पर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। पहले क्या व्यवस्था थी कि 20,000 से कम जितने भी संपत्ति संबंधी विवाद है, उनकी सुनवाई सिर्फ कहाँ होती थी, हाई कोर्ट के अंदर। कहने का मतलब है संपत्ति संबंधी विवाद जो 20,000 से कम थे पहले, वो सिर्फ उच्च न्यायालय के अंदर, यानी यहाँ पर होते थे 20,000 से कम। 1973 के अंदर क्या किया, भारतीय संविधान के अंदर 30वां संशोधन किया और 133वें अनुच्छेद में संशोधन करके वहाँ क्या लिख दिया कि अब जितने भी दीवानी विवाद हैं उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में अपीलीय न्यायालय का तीसरा भाग, पहला हुआ संवैधानिक, तो संविधान के अंदर आपको ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दी ये विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित है, जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती। दूसरा दीवानी, मूल संविधान के अंदर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केवल ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जो विवादगत राशि 20,000 से अधिक हो। कहने का मतलब है पहले हाई कोर्ट के अंदर 20,000 तक की राशि का सुनवाई की जाती थी, उससे अधिक कहाँ जाती थी, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 1973 के अंदर 30वां संविधान संशोधन किया और उसके अंदर अनुच्छेद 133 के अंदर संशोधन करके इस राशि को हटा दिया। अब जितने भी दीवानी विवाद है उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। अब एक तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार का तीसरा है फौजदारी। फौजदारी विवाद कौन कौन से, फौजदारी के अंदर क्या होता देखिए, यानी अपीलीय न्यायालय का, अपीलीय क्षेत्राधिकार का तीसरा है फौजदारी। फौजदारी के अंदर क्या होता देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ये हाई कोर्ट के ऐसे विवादों की सुनवाई, हाई कोर्ट के ऐसे कोई विवाद है, उन विवादों की सुनवाई कहाँ पर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। और वो कौन कौन से विवाद हैं जिनकी सुनवाई अपील, यानी पहला इसके अंदर फर्स्ट ऐसे फौजदारी विवाद कौन कौन से होते हैं देखिए, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय, हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय के ऐसे विवाद के ऐसे निर्णय को रद्द करके आरोपी को मृत्युदंड दे दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो
जिसमें नीचे के न्यायालय ने अपराध मुक्त कर दिया। यानी क्या कहा गया इसमें कि उच्च न्यायालय ने, यानी ये उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय ने, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय ऐसे निर्णय को रद्द करके, यानी कोई निर्णय था, रद्द करके आरोपी को मृत्युदंड दे दिया। यानी यहाँ पर कोई आरोपी था, ठीक है, उसको क्या दे दिया, यहाँ से ऐसे निर्णय को अपने पास ले लिया, ऐसे विवाद था अपने पास ले लिया और उस आरोपी को क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। परंतु जो नीचे के न्यायालय ने, उन दोनों ने उसको क्या कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। कहने का मतलब है हाई कोर्ट तो सजा दे रहा है और नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। ऐसे विवादों की सुनवाई फौजदारी विवाद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये इसका पहला था फौजदारी का। दूसरा इसके अंदर क्या है, दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय, हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने पास लेकर, यानी अपने पास लेकर आरोपी को मृत्युदंड दे दिया, यानी फांसी के। यानी दूसरा दे रखा है हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय, ये हाई कोर्ट है, इसका नीचे का न्यायालय जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। तो नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद, यानी कहने का मतलब कोई यहाँ पर कोई विवाद चल रहा था, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उस विवाद को अपने पास ले लिया, ठीक है, और उस आरोपी को, यानी जो विवाद था उस आरोपी को क्या दे दिया, मृत्युदंड, फांसी की सजा दे दी है। ऐसे विवाद की सुनवाई भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब तीसरा फौजदारी के अंदर है हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे, हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है। यानी हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के योग्य है, ये उसके विषय का अधिकार है। ऐसे विवादों की सुनवाई भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखिए वापस देखिए फौजदारी में, फौजदारी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहला दे रखा है कि हाई कोर्ट के जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस प्रकार से, तो हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय के ऐसे निर्णय, हाई कोर्ट का, ये हाई कोर्ट है, इसके नीचे के न्यायालय ये दोनों हैं, किसी निर्णय को क्या कर दिया, रद्द। यानी इन्होंने क्या किया, इस न्यायालय से और इस न्यायालय से, ठीक है, विवाद को अपने पास ले लिया और उस विवाद को अपने पास लेकर आरोपी को फांसी की सजा दे दी, ठीक है। परंतु इन दोनों न्यायालय ने, नीचे के न्यायालय उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। यानी इन दोनों ने तो उसको माफ कर दिया और इसने फांसी की सजा सुनाती है। ऐसे विवाद की सुनवाई हमेशा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है कि हाई कोर्ट के नीचे के अंदर, हाई कोर्ट नीचे के अंदर यहाँ कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय कोई विवाद चल रहा है, तो हाई कोर्ट ने उस विवाद को अपने पास ले लिया और उस आरोपी को क्या दे दी, फांसी की सजा। ऐसे विवाद की सुनवाई भी कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरा है हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है, ठीक है। ये हो गया तीसरा अपील क्षेत्र। अब देखिए अपील क्षेत्राधिकार का लास्ट देखिए, ठीक है, विशिष्ट अब इसका 4 नंबर दे रखा है
विशिष्ट विशिष्ट में देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऐसे विवाद जो हमने संवैधानिक दृष्टि से दीवानी या फौजदारी मामलों के अंदर नहीं आते, ठीक है, वे किसके अंदर आएंगे, विशिष्ट के अंदर आएंगे। ध्यान रखना, जो संवैधानिक में अपील करने योग्य नहीं है, जो दीवानी के अंदर अपील करने योग्य नहीं है, जो फौजदारी के अंदर अपील करने योग्य नहीं है, वे सब, उसके अलावा जो भी बच्चे विवाद हैं वे किसके अंदर आएंगे, विशिष्ट के अंदर आएंगे। इसके अंदर कौन से विभाग है, जो ऊपर के अंदर फौजदारी, दीवानी और संवैधानिक उसके अंदर नहीं आते, वो विवाद किसके अंदर आएंगे, विशिष्ट के अंदर आएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 135। इसमें यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर यह अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, यानी सैनिक न्यायालय को छोड़कर बाकी जितने भी वो भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरोध, न्यायालय के निर्णय के विरोध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। देखिए विशिष्ट के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो भारत के अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरोध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। यानी किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति देती कि कि मेरे पास आप अपील कर सकते हैं, यानी सिर्फ किसको, सैनिक न्यायालय को छोड़कर। ठीक है, ये था विशिष्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 135 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो भारत के यानी किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरोध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपील क्षेत्राधिकार हो गया। अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट दे रखा है वो नेक्स्ट है तीसरे, सर्वोच्च न्यायालय का तीसरा कार्य, यह है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, देने का अधिकार। इसके अंदर क्या होता है, जो सेम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो भारत के अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरोध अपने यहाँ, ठीक है, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में है, तो अपने यहाँ अपील करने की अनुमति दे सकता है, अपील करने की अनुमति दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है क्या, पर ये संवैधानिक बात या नहीं है, ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है, यानी आप कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। देखिए अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का, विशेष आज्ञा देने का यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद आज्ञा दे रहा है, किसको दे रहा है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो भारत के यानी किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरोध, ठीक है, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने की अनुमति देता है, यानी किसी भी व्यक्ति को अनुमति दे सकता है। विशिष्ट के अंदर क्या था, जो जितने भी अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी के अंदर बचे हुए उससे संबंधित विवाद हो, उसके अंदर अपील करने का अधिकार दिया गया। ठीक है,
अब विशेष आज्ञा दे रहा है दूसरों को कि आप मेरे जो आपके दूसरे न्यायालय हैं उनके विरुद्ध आपको मैं अनुमति देता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करें। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, चौथा कार्य देखिए सुप्रीम कोर्ट का, वो है परामर्श। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, परामर्श देता है। अब देता किसको, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया है, अगर राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है, यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ जो सार्वजनिक महत्व का है, जो क्या है, सार्वजनिक महत्व का है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों पर वो क्या कर सकता है, ऐसे प्रश्नों पर वो परामर्श मांग सकता। मांगने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। देखिए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, ऐसे प्रश्न पर वो सर्वोच्च न्यायालय से, कहाँ से, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परंतु उस परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, राष्ट्रपति के विवेक पर, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो परामर्श दिया है उस प्रश्न पर, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, उसको मानना ना मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक बार वापस देखिए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि जब विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, ऐसे प्रश्न पर वो परामर्श कहाँ से मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकता है। और ऐसे परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट 5वां है अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ हैं, दो अर्थ में से पहला देखिए, पहला अर्थ कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सब जगह, जितने भी हाई कोर्ट हैं उस नीचे के, सुप्रीम कोर्ट के नीचे के जितने भी न्यायालय, सब जगह साक्ष्य सबूत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इधर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सब जगह सबूत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में अगर कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर उस संबंधित ऐसा कैसा 10 साल बाद में कोई विवाद आया तो उस विवाद को जो पहले के निर्णय दिया गया उस निर्णय को ध्यान में रखकर निर्णय दिया जाएगा। इन कहने का मतलब है जो भी निर्णय है उस निर्णय को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाएगा,
और वो आगे आने वाले 10 साल 20 साल बाद में कोई और विवाद आ जाए, उसको सबूत के रूप में उस आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। ठीक है, और ये किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आपको ध्यान रखना कि किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ है न्यायालय अवमानना। ठीक है, न्यायालय अवमानना यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया, अगर उस निर्णय को नहीं माना रहा है, इसका मतलब वो क्या, अवमान। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया है, अगर उस निर्णय को नहीं माना जा रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की सजा दी जा सकती है। ये दूसरा इसका अभिलेख न्यायालय का अभिप्राय। यदि न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा दी जा, इन कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया गया है और उस निर्णय को नहीं माना जा रहा है, इसका मतलब न्यायालय के क्या हुई, अवमानना हुई। ठीक है, और उस अवमानना के लिए किसी भी प्रकार की सजा दी जा सकती है। अब नेक्स्ट देखिए, अभिलेख न्यायालय के बाद में लास्ट है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का रक्षक। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। इसको हमने सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंदर अध्ययन किया था। वापस देखिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय। यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान द्वारा प्राप्त जितने भी मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो आपको बताना है मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को किसको? सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ याचिकाएं दी गई हैं। जैसे पहली याचिकाएं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी जो याचिका है परमादेश, तीसरी जो याचिका है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार पर्चा, पांचवी है उत्प्रेषण। यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ याचिकाएं जारी, यानी रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, ये सभी रिट हैं जो मौलिक अधिकारों को लागू करने में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण आदि याचिकाओं को क्या करता है? लागू करता है। ठीक है, यह जारी करता है। आपको एक भी पता नहीं। नेक्स्ट और लास्ट जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए इसके अंदर क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत संविधान का संरक्षक
न्यायिक पुनरावलोकन, यह सर्वोच्च न्यायालय का लास्ट कार्य है, न्यायिक पुनरावलोकन। यस, ठीक है। देखिए अब इसमें न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिक जांच करने का अधिकार दिया है। वैधानिक जांच करने का अधिकार दिया गया, यानी जो संसद के द्वारा बनाए गए, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून है, उन कानूनों की जांच करने का अधिकार किसको दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 131 वो अनुच्छेद 132, इन दोनों में बताया गया है कि संसद, एक तो संसद, दूसरा राज्य की विधानमंडल। राज्य की विधानमंडल यानी राज्य की संसद कौन सी है, राज्य की संसद अलग है, देश की संसद अलग है, राज्य की संसद अलग है। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है, जितने भी इन्होंने कानून या विधियां बनाई है, कानून, ठीक है, कानून या विधियां कह सकते हैं, विधियां, इन विधियों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का, यानी ये कानून सही है या नहीं है, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 और 132, जो 131 में संसद द्वारा बनाई गई विधि है और 132 के अंदर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, इन विधियों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। आपको बताना है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। अगर संसद या राज्य विधानमंडल, ये दोनों, संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का क्या करते हैं, अतिक्रमण, यानी संविधान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे समय में, ठीक है, या संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, अधिकारों का हनन करता है या उनके विरुद्ध कोई कानून बनाता है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाता है, इन सब के लिए, ठीक है, जो संविधान द्वारा, संविधान या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण या मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी ऐसा कोई भी विधियों का या नीतियों का, कानूनों का अपहरण यानी उसका गलत उपयोग करते हैं, तो ऐसे कानूनों को वो अवैधानिक घोषित कर सकता है। अवैधानिक यानी उसको गलत साबित कर सकता है। कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। एक बार वापस देखिए, संवैधानिक संरक्षक या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिक जांच करने का अधिकार है। इन कानूनों की जांच करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 और 32 के अंदर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जितने भी विधियां हैं, उन पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। इसके अंदर क्या होता है, संसद अगर संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण या मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसे जो कानून बनाया गया संविधान का अतिक्रमण का या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध का कोई कानून बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है और ये क्लास 10 का अध्याय 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।